इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर हम इस टॉपिक में देखेंगे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है ना। और फिर अलग अलग सोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डेरिवेशन है, मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन का डेरिवेशन है, वो हम कवर करेंगे। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना। और अलग अलग पोजीशंस पे पूछी जाएंगी, तो उसको अपन वर्कआउट करेंगे, है ना। सबसे पहले तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये दो टर्म्स क्लैरिफाई कर रहे हैं काफी हद तक, तो कि किसी भी चार्ज के आसपास ऐसी जगह या ऐसी फील्ड जहां तक वो अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकता है ना। अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और मैंने यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज रखा है, तो वो श्योरली इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा और पास लाए, स्टिल नहीं हुआ। पर एक डिस्टेंस ऐसा आया या एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे रखने पर अट्रैक्टिव फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, तो ये क्लियर हो जाता है कि हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ चुके हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली एक क्या है, रीजन है, कहाँ पे, अराउंड अ चार्ज, जहां पर वो किसी भी दूसरे चार्ज पर क्या अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, ये अपना इफेक्ट दे सकता है। वो रिपल्शन भी हो सकता है, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो तो पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। सो दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, जिसका इन्फ्लुएंस हम चेक कर रहे हैं, है ना, जिसका इन्फ्लुएंस अपन देख रहे हैं। तो पहले इसको स्टेट कर देते हैं, फिर इसके बारे में और बातें जानते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज said to exist, an electric field is said to exist at a point, exist at a point if a force is exerted on a stationary charged body placed at that point, placed that at that point। ठीक है, क्या हमारा डिस्कस किया मैटर स्टेटमेंट में कनेक्ट हो गया क्या। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट if force is exerted on stationary charged body placed at that point। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट मानी जाएगी अगर उस पॉइंट पे रखी हुई कोई चार्ज्ड बॉडी पे क्या एग्जर्ट होने लग, क्या एग्जर्ट हो जाए, फोर्स, यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, अब यहां इसी डेफिनेशन में से इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है। इसमें तीन फिजिकल टर्म्स आए हैं, एक तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है फोर्स, और एक है चार्ज, एक है चार्ज। ठीक है, इन तीनों के टर्म्स में हम फॉर्मूला बनाएंगे। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट चार्ज। तो यहां से हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है, E इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट। एफ इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड यस इज ऑल्सो अ वेक्टर, and that is our very first expression for electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो क्यू नॉट जब भी कहीं लिखा हुआ दिखेगा, इसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है, कि जिसकी मदद से अपन कोई प्रॉपर्टी या कोई क्वांटिटी वर्कआउट कर रहे हैं। और यूजुअली ये +1 कूलम का टेस्ट चार्ज होता है।
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हैं। डेफिनेशन भी ऐसी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अपन इसको स्टेट कर देते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक और स्टेटमेंट डाल रहे हैं जो कि हमें एक्सप्रेशन में दिख रहा है। फोर्स पर यूनिट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है। And since it is a force, it is definitely a vector quantity, also mentioned in the formula itself. फिर हम इसके यूनिट्स वगैरह देख लेते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस भी जब जनरेट होंगे तो वेक्टर फॉर्मेट में कवर होंगे, वेक्टर्स के फॉर्म में कवर होंगे। इसी फॉर्मूले की मदद से अपन इसका यूनिट बना लेते हैं, डायमेंशन भी बना सकते हैं। दोनों चीजें यहीं से बन जाएंगी। पहले यूनिट की बात करते हैं। इसी फॉर्मूले से यूनिट क्या जनरेट हो रही है? न्यूटन पर कूलम हो रही है, बहुत आराम से। न्यूटन पर कूलम, पर कूलम की यूनिट हमें क्लियरली यहां से मिल गई। अब मैं यहाँ नोट जरूर करवा रहा हूं, बट इसके बारे में आगे बात होने वाली है कि इसका एक और यूनिट होता है, दैट विल बी डिस्कसिंग इन फर्दर। वो है वोल्ट पर मीटर। अभी के लिए इसको कवर करेंगे क्योंकि जब सब्सिक्वेंट टॉपिक्स होने वाले हैं तो ये यूनिट का भी जस्टिफिकेशन हमें मिल जाएगा। अभी जो फॉर्मूला हमारे पास था उसने कहा न्यूटन पर कूलम, और न्यूटन और कूलम दोनों के डायमेंशंस से भी हम अवेयर हैं, तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्रिएट करते हैं, चलिए। फोर्स का डायमेंशन फिर से बोलो। ओके, m l t - 2 डन, डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन। चार्ज के डायमेंशन में क्या आना चाहिए? ओके, करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाई टी। इफ आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू का वैल्यू क्या बन गया मेरे पास? आई इंटू टी। करंट यानी करंट का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर। और टी का कितना होता है? ये कैपिटल टी। तो चार्ज का डायमेंशन बन गया 8t। चार्ज का डायमेंशन बन गया 8t, एम्पियर इंटू टाइम। एंड देन सिंप्लीफाइंग दिस, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या मिला? m l t - 3 a - 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो गया, जो कि हमें याद नहीं करना है, क्रिएट करना है। याद नहीं करना है, कोशिश करनी है कि एक फॉर्मूले तो याद कर प्रिपेयर कर ही रहे हैं, फॉर्मूले से ही यूनिट और डायमेंशन क्रिएट किए जा सके तो बेटर रहेगा। ऐसे तो बहुत क्वांटिटीज आएंगी, कितनों को याद करेंगे ना, तो बेटर है कि क्रिएट कर ली। ठीक है। तो व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि किसी भी चार्ज के आसपास वो जगह जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे। फॉर्मूला बन गया F/Q0। स्टेटमेंट आ गया फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वेक्टर है, यूनिट इसी फॉर्मूले से बनाई, डायमेंशन उसी फॉर्मूले से क्रिएट की। ठीक है ना? दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से चार्जेस दूसरे चार्जेस पे इंफ्लुएंस डालते हैं। ठीक है, वर्कआउट करते हैं कैसे। अब अब यहां से हमारा डेरिवेशंस का ट्रेंड स्टार्ट होगा। सबसे पहला डेरिवेशन जो हमें कवर करना है
इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही हैं। तो पहला डेरिवेशन जो कवर होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि कोई इंडिविजुअल चार्ज बैठा है, उसके आसपास फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम डिराइव करके बताएंगे कि एक चार्ज अपने आसपास कितनी फील्ड जनरेट करेगा किसी भी डिस्टेंस तक, वो हम यहां से जनरेट करने वाले हैं। ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। एक क्यू चार्ज है जिसकी फील्ड हम पता लगाना चाहते हैं, जिसकी फील्ड हम फाइंड करना चाहते हैं, वो कोई ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। इससे आर डिस्टेंस दूर हमें फील्ड पता लगानी है, उसकी कितनी फील्ड है वहां पर। आर डिस्टेंस दूर हम पता लगाना चाहते हैं कि वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है उसकी वजह से। तो जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है, मेरे को वहां पे क्या रखना पड़ेगा, वहां भी एक चार्ज रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो यहां पे अपन ने ये कौन सा चार्ज प्लेस कर दिया, क्यू नॉट। क्यू नॉट को अपन ने वहां रख के देखा जहां पे अपन फील्ड पता लगाना चाहते हैं। और फील्ड जनरेट किसकी, मतलब किसकी फील्ड की बात चल रही है, क्यू की। ठीक है। अब अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज के रेंज में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो श्योर है कि उस क्यू नॉट पर ये वाला क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में। उसको अपन ने मान लिया भाई इतना फोर्स वो लगा रहा, इतना फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है कोई पॉइंट पी। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सोर्स चार्ज, जिसकी फील्ड आप पता लगा रहे हो। ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज, जिसकी मदद से अपन टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। और आर जो है वो डिस्टेंस है। सबसे पहले हम यही पता लगाते हैं कि हमारा वाला चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं कूलम्स लॉ से, है ना। ओके। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अच्छा ओरिएंट वो फ्लो ऑन में आ रहा है ना, फोर्स पता लगाएंगे और क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। अभी पीछे फॉर्मूला था ना, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स exerted by force exerted by Q on Q naught, force exerted by Q on Q naught, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q Q naught अपॉन आर स्क्वायर। यही था कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स। ठीक है। और हम क्या जनरेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, वो है एफ बाय क्यू नॉट। यही वाला एफ का एक्सप्रेशन यूज कर लिया, क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और डिवाइड कैसे करना है, क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, एंड वी गॉट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज क्यू बाय आर स्क्वायर। This is the expression for electric field produced by a charge at some distance r। अपने से r डिस्टेंस पे इतनी फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, अपने से r डिस्टेंस पर उसकी इतनी फील्ड जनरेट हुई हो।
इस पूरे एक्सप्रेशन में मेरे पास क्या क्या कांस्टेंट है, इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और और नहीं, क्यू, क्यू कांस्टेंट। जब सारे कांस्टेंट मैंने एलिमिनेट करे, मुझे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। दैट मीन्स हम हमारे सोर्स चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। दैट इज वेरी, मतलब वो बहुत जेन्युइन बात है वो तो, कि चार्ज का इन्फ्लुएंस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, फिर जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा और फोर्स कम लगने लगेगा। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन से भी क्लियर हो। ओके, देन चलो, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ओके, अच्छा, पॉइंट चार्ज वर्ड यूज हुआ है। पॉइंट चार्ज मतलब कि रैंडम, है ना, वैसे तो स्फीयर की तरह ट्रीट होता है वो, छोटा सा स्फीयर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसी? वो, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज मतलब एक बॉल है, छोटा सा बॉल स्फीयर है, वो अपने से चारों तरफ ऐसा फील्ड ऐसा फैलाए, ऐसा फैलाए, जैसे एक बल्ब में से लाइट नहीं निकली वैसे, तो उस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके आसपास जनरेट होगी, है ना, यहाँ होगी, फिर अगली और फील्ड लाइंस होंगी, और फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। फील्ड कैसी निकलेगी? पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस तरीके से फील्ड बाहर जाएगी। तो इस तरह की फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिकल, जो उसका शेप होगा स्फेरिकली सिमेट्रिक या रेडियल, स्फेरिकली सिमेट्रिक, और इसी फील्ड को कहते हैं रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल इन शेप, स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल इन शेप। ठीक है, क्योंकि स्फीयर एक सिमेट्रिक बॉडी है ना, अपने चारों तरफ वो बराबर रेंज कवर करेगा, प्रॉपर रेंज कवर करेगा, वहां तक अपना इन्फ्लुएंस देगा। So that was about the electric field due to a point charge. Okay. Now, अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस इन्वॉल्व हैं, कहीं पर रखे, इकट्ठे रखे, तो उनकी वजह से इंडिविजुअल जनरेट होने वाली फील्ड्स का वेक्टर सम करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, उसके भी नोटिंग मत देखो, जैसे मान लो कोई Q1 चार्ज है ना, और एक Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। मैं कह रहा हूं यहां पे मेरे को बताओ कि कितनी फील्ड होगी, है ना, इस पॉइंट पे टोटल फील्ड बतानी है। अब ये कोई Q0 रखा है अपन ने, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, फोर्स लगाएगा ना इस डायरेक्शन में, है ना, और इसकी वजह से भी कुछ हमें एक फोर्स यहां भी मिलेगा। और इन दोनों का क्या दो वेक्टर हैं ये, तो दोनों वेक्टर का क्या निकलेगा? रिजल्टेंट। तो जो फील्ड, नेट फील्ड होगी, वो भी किसकी वजह से होगी? नेट फोर्स की वजह से। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में फील्ड होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में फील्ड होती है।
तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकाल दूं, जो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, तो हमें भी क्या पता चल जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगी। कहने का मतलब, जब भी एक से ज्यादा चार्जेस अगर इन्वॉल्व होंगे, तो टोटल फील्ड निकालने के लिए हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करेंगे, है ना। रिजल्टेंट के फॉर्म में ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते अपन कि एक की फील्ड 5 है और एक की 9 है तो टोटल 14 हो गई, ऐसा नहीं, है ना। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट डाल देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इफ मल्टीपल चार्जेस आर इन्वॉल्व, तो अपन बता रहे हैं टोटल फील्ड क्या होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी ना, मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएंगी अगर एक से ज्यादा चार्जेस वहां पे बैठे हैं तो। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सुपरपोजिशन, हाँ, ये वर्ड कहां से याद आ रहा है, जल्दी बताओ। सुपरपोजिशन कहां से याद आ रहा है? 11th। नहीं। हाँ, कम ऑन यार। चैप्टर का नाम वेव्स। डोंट रिमेम्बर कि अगर कोई एक वेव जनरेट हुई है और उसी डायरेक्शन में अगर कोई एक और वेव जनरेट हुई है, तो दोनों वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, और एक बढ़े हुए एम्पलीट्यूड की नई वेव जनरेट हो जाएगी। नहीं, नहीं याद है कुछ भी? या फिर अगर कोई एक वेव जा रही है और कोई दूसरी वेव है जो उसके ऑपोजिट जा रही है, तो दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। स्टैंडिंग वेव्स वाज अ टॉपिक, मेजर टॉपिक इन वेव्स। ओके, तो सुपरपोजिशन इज ओवरलैपिंग, सुपरपोजिशन इज ओवरलैपिंग, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर आल्सो वेव्स बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड एज वेव्स, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, the electric field at any point due to a group of charges is equal to, is equal to the vector sum, vector sum of electric fields, vector sum of electric fields produced by each charge, produced by each charge, ओके। वही जो अपन बात कर रहे थे कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो सबकी फील्ड को वेक्टर तरीके से ऐड कर दो, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, रिजल्टेंट फॉर्मूला, है ना, तो आपको टोटल फील्ड मिल जाए, टोटल फील्ड मिल जाए, ठीक है। ओके, चलो इस पे कुछ वर्कआउट कर लेते हैं।
लेट्स सी। 2 point charges of 16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Determine the point at which the resultant field is zero. Resultant field is zero. यानी वेक्टर का एडिशन जीरो आना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरलैप मतलब कैंसिल कर देंगे, टोटल सम जीरो चाहिए। पहले तो जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको अपन प्रेजेंट करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो दो चार्जेस हवा में रखे हैं और दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर का गैप है। दे आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन टोटल। सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे लेटर तो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे फील्ड जीरो हो। ठीक है, हमने माना कि कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लिया कि भाई यहाँ फील्ड जीरो होगी, शायद कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लिया कि यहाँ पर फील्ड जीरो होगी। ठीक है, अब सिक्स इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड पता लगा ले, फॉर्मूला बना लेते हैं। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला बना लेते हैं और दोनों को ऐड करके इक्वल टू क्या रख देंगे, जीरो। वहां से अपने को वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो डिस्टेंस अपन एक साइड से एक्स मान लेते हैं, इस वाले चार्ज से यहां से एक्स मान लेते हैं। यहां से एक्स मान लिया तो दूसरी साइड से कितना हो जाएगा, 8 - x। ठीक है, डन। अच्छा, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जरा डायरेक्शन समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर जाती है। यानी कि ये 16 वाले की वजह से, इसको ए और बी डालते हैं पहले। हाँ, ये 16 वाले की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड किधर होगी, राइट साइड इधर होगी, है ना। ई ए ऐसा बोल देता हूं इसको। और ये नेगेटिव चार्ज वाली फील्ड उसी की तरफ होगी। नेगेटिव चार्ज वाली फील्ड भी किधर होगी, उधर ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये आगे प्रॉपर्टी में आएगा। मतलब दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है, दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, हम चाहते हैं कि उनका सम जीरो हो जाए। ओके, तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कि ई ए प्लस वाई आई एम एडिंग देम, why I am adding them, because they are in the same direction, सेम डायरेक्शन की वजह से आए। ठीक है, चलो फॉर्मूला डालते हैं। उसको अपन 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो को ना के लिख देंगे अभी तो। के क्यू, क्यू देखो माइक्रो में दिया हुआ है, ठीक है। और अपॉन में आर, वो भी सेंटीमीटर था तो मैंने उसको मीटर में चेंज करा, स्क्वायर। के Q2
अपॉन आर, अब कौन सा है हमारे पास, 8 - x, एंड दिस टोटल फील्ड मस्ट बी 0। हमें x फाइंड करना है इस पूरे एक्सप्रेशन में से, वी हैव टू फाइंड x। हाँ, ये माइनस साइन रह गया। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। ये पूरा का पूरा उधर ले लेते हैं अपन तो, ये पूरा शिफ्ट कर लेते हैं, नेगेटिव टर्म है ना ये पूरा, ये पूरा माइनस में उधर ले जाते हैं इसको। के 16 10⁻⁻6 अपॉन, एक तो एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक 10⁻⁻4 आ रहा है, इधर भी के 9, 8 - x का स्क्वायर भी आ रहा है और 10⁻⁻4 भी आ रहा है। We have lots of common terms that will cancel out. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now we are left with a basic equation. 16 upon x square is equal to 9 upon 8 minus x square. Okay. Now, we have to generate x from here. If I take square root on both the sides, ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी जा सकते, क्वाड्रेटिक ऑल तो बन नहीं रही है, एक्स स्क्वायर कैंसिल होने वाला है उसमें से। पर अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो 16 का 4 हो गया, एक्स स्क्वायर का x हो गया, और एक जगह प्लस माइनस लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट में, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पे 8 - x हो गया। दो आंसर निकलेंगे, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ, एक बार प्लस साइन और एक बार नेगेटिव साइन के साथ डील करेंगे। पहले पॉजिटिव लेते हैं। 4 upon x इज इक्वल टू 3 upon 8 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 32, 4x, 3x, 32, 7x, x की वैल्यू 32/7, 32/7। एक आंसर तो ये आया। व्हाट द अदर वन इज सपोज टू बी, नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा उधर, चेक करते हैं वहां पे क्या मिल रहा है। 4 upon x इज इक्वल टू -3 upon 8 - अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 32 - 4x इज इक्वल टू -3x। नाउ 32 इज इक्वल टू x, 32 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 32 और एक 32/7। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा दोनों में से और क्यों?
ये भी प्लान करना है कि कोई एक सही होगा कि नहीं, और क्यों। 32/7 क्यों? ओके, चलो देखते हैं, बताता हूँ। एक चार्ज ये था हमारा 16 वाला, और 8 सेंटीमीटर दूर हमारे पास दूसरा चार्ज था 9। 9 था ना। हम्म। और ये टोटल गैप था 8 सेंटीमीटर का। ठीक। ये वाला जो आंसर आया है वो मेरा 8 से छोटा आया है। यानी, और ये एक्स अपन ने माना कहां से था, 16 वाले से। तो 16 वाले से 32/7 मतलब अराउंड 4.5 है ना, अराउंड 4.5। तो ये जो पॉइंट होगा, जरा सोचो, जब इस पॉइंट पे अभी अपन ने जब फील्ड लाइंस बनाई थी तो उनका डायरेक्शन कैसा मार्क किया था? सेम डायरेक्शन में जाने वाले दो वेक्टर कभी कैंसिल होंगे क्या? नहीं, दे विल ऑलवेज ऐड। दे विल ऑलवेज ऐड। तो वो यहां पे तो फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती। आई बात समझ में? है ना? यहाँ पे फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती, बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। अब जरा ये दूसरा केस क्या कह रहा है फिर। इस वाले चार्ज से 32, इस वाले चार्ज से 32, यानी 8, और कितना और जाना पड़ेगा, कितनी दूर, और कितनी दूर, 24 सेंटीमीटर दूर। कहां से? -9 वाले से। जरा देखना वेक्टर के डायरेक्शन देखते हैं वहां पे कैसे होंगे। पॉजिटिव वाला वेक्टर कहां जा रहा होगा, इधर। और नेगेटिव वाली फील्ड कहां जा रही होगी, इधर। राइट। ओके। तो कैंसिल होने के चांसेस बने, और इस पॉइंट पे नेट फील्ड क्या मिल रही होगी, जी। ठीक है। तो करेक्ट आंसर वो 32 वाला है। और उसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट था, मतलब ये एप्लीकेशन पार्ट है ना। फील्ड के डायरेक्शंस को देखते हुए अपन ने एग्जीक्यूशन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम -9 माइक्रोकूलम चार्ज। 0 at 24 सेंटीमीटर राइट, 24 सेंटीमीटर टू द राइट। ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। 10th बोर्ड की तरह ही 12th बोर्ड भी फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क चाहती है, तो वो हर क्वेश्चन में करने देना ही है। लास्ट लाइन जो कंक्लूजन लाइन होती है कि भाई क्या फाइनली आउटकम आया, वो दिखाना जरूरी है। एक ये पैटर्न का क्वेश्चन है ना। हमारे पास है ना एक चैप्टर आएगा, अगला वाला आएगा कि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के नाम पर एक चैप्टर आएगा। वहां भी मेरे पास बिल्कुल सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज होगी, यही पूरा का पूरा ऐसा कैसा होगा, सिर्फ फील्ड की जगह पोटेंशियल वर्ड लिखा हो। पूरा सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन फील्ड की जगह पोटेंशियल लिखा होगा। तो वो भी कुछ ऐसा ही अप्रोच वहां भी अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो, एक तो ये हो गया। एक अपन जरा वो रिजल्टेंट मोड वाला करके देख लेते हैं, एक और वैरायटी ले लेते हैं, ताकि उस टाइटल को अपन क्लोज कर सकें। हाँ, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। डायग्राम क्रिएट करना होता है हमें खुद से। टू पॉइंट चार्जेस टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 of 10⁻⁻8 कूलम and -10⁻⁻8 कूलम
respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric fields at points A, B and C. मतलब अरेंजमेंट दे रखा है। Q1 Q2 रखे हैं। ये Q1 और यहां से 0.1 मीटर दूर रखा है Q2। ये Q1 Q2। फिर उन्होंने खुद हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये सब एक्स्ट्रा अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये वाला हमें पहले से पता है कि 0.1 है। और उसमें भी नीचे उन्होंने एक ए पॉइंट यहाँ मार्क किया है, जो वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ से भी 0.05 पर है, यानी आधे पर है, मिड पॉइंट है। और यहाँ से भी 0.05 पर है, यानी मिड पॉइंट हो गई। और वो जो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर बनाया है सी, यहाँ फील्ड बतानी है, ए पे फील्ड बतानी है। और कुछ 0.05 मीटर दूर एक पॉइंट बना दिया बी, यहाँ पे फील्ड बतानी है 0.05। ये सब गिवन है। ओके, इतना डेटा दिया है और कहा गया है कि हमें तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। सब वेक्टर सम का गेम है। मेरे को लगता है ए वाला इज नॉट अ चैलेंज, ए और बी इज नॉट अ चैलेंज, सी पे अपन काम कर लेंगे। पहले ए को देख लेते हैं। ए पे क्या लगता है? अच्छा, एक चार्ज कौन सा है? प्लस का 10⁻⁻8 है, और एक माइनस का 10⁻⁻8 है। इक्वल चार्ज है, पर साइन ऑपोजिट है। डायरेक्शन बनाते हैं ना, ए पॉइंट पे दो डायरेक्शन क्या मिलने वाले हैं, चलो। ये Q1 की वजह से, राइट, ये बना। और दोनों फील्ड तो इक्वल रहेंगे ना, क्योंकि चार्ज का तो सेम ही है और डिस्टेंस भी सेम है। हाँ, ये हो गया E1 बोल देता हूँ उसको। और सेकेंड वाले की वजह से वो भी उधर ही। तो टोटल फील्ड निकालने के लिए बस क्या करना है, दोनों की फील्ड्स को ऐड करना है। चलिए ठीक है, कर देते हैं। तो पहले अपन ऐसा लिख देते हैं, एट पॉइंट ए। पहले अपन ए पॉइंट पे फील्ड पता करते हैं। E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देखना, ठीक है। डायरेक्शन बताना पड़ेगा, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, ये हो गया पहला, है ना। फाइंड कर लेते हैं इसको। कितना, 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 0.05। ठीक है, नॉट अ चैलेंज। इसको फाइंड कर लेते हैं।
बहुत ही इजी गोइंग कैलकुलेशन है, क्योंकि नंबर्स पूरे पूरे ऊपर जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। पॉइंट हटेगा ऊपर, 100 जाएगा, जो कि 20 से कट जाएगा। एक तो 9 है, और ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8 से 10 ही बचा। 0.05 के डेसिमल हटा के जब ऊपर 100 गया होगा, तो 100 को उसी 5 ने 20 से कट कर दिया होगा। और इस वाले ये भी 20 है। हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको, 9 2 18, 18 2 36। 36 के साथ 3 0, 36,000। ये रहा आंसर, 36,000 न्यूटन पर कूलम, विच इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी रिटर्न एज 3.6 इंटू 10 to the power 4। है ना? ये आ गया। ये E1 आ गया हमारे पास। E2 भी सेम होने वाला है, एग्जैक्टली सेम। E2 के सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है। के 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 स्क्वायर। नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड, सेम आंसर 3.6 10 to the power 4 न्यूटन पर। तो ई ए यानी टोटल फील्ड एट ए, क्योंकि दोनों का वेक्टर डायरेक्शन सेम था, हम ऐड कर रहे हैं। तो 3.6 और 3.6 मिलके 7.2 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। इतनी फील्ड ए पॉइंट पे प्रेजेंट है, दोनों चार्जेस की वजह से। दोनों चार्जेस की वजह से इतनी फील्ड ए पॉइंट पे अवेलेबल है। अब बी पॉइंट को अप्रोच कर लेते हैं पहले। बी पे भी कोई कंसर्न नहीं है, कैन वर्क इट आउट इजीली। ये तो ए पॉइंट का टास्क हो गया। बी पे चेक करते हैं, पहले बी पे एरोज बनाते हैं। अगर हम बी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, Q1 की फील्ड किधर होगी? लेफ्ट, अवे फ्रॉम द चार्ज। और नेगेटिव वाले की फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज, यानी राइट। और क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना है। क्या E1 E2 इक्वल होने वाले हैं? क्या E1 और E2 इक्वल होने वाले हैं? नहीं, क्योंकि Q1 सिर्फ 0.05 मीटर दूर है, लेकिन Q2 पूरा ये 0.15 मीटर दूर है। तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे E1 E2 के। तो सब करेंगे फिर अपन। चलिए करते हैं इसको। तो पहले E1 पता लगाते हैं। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर पहले E1। E1 फाइंड करते। अच्छा, ये तो आंसर वही आने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस वही है ना, 0.05 अपन लोग निकाल तो चुके हैं। के क्यू अपॉन R²। तो ये तो अपना वही आएगा, 3.6 इंटू 10 to the power 4। हमें फाइंड करना होगा E2 इस बार। के क्यू, इस बार आर कितना होगा? 0.15। 0.15, ये ध्यान रखना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज जिसकी आप फील्ड पता लगा रहे हो। ठीक है, ये फाइंड कर लेते हैं। 9 इंटू 10 to the power 9, 10 to the power -8, 0.15, 0.15। 3 से अगर कैंसिल कर देना,
तो आराम से वही 5 5 बच जाएंगे, फिर से 20 वाला केस आ जाएगा। देखो 3 3 9, 3.05 15, फिर 3 1 3, ये वही नंबर आ गए फिर से हमारे। 1.05 नीचे मतलब 20, एक और 20, और एक 10, 4000। या 4 × 10⁻³ हाँ, वहां पे अपन ने उसको 4 की पावर में लिखा हुआ है। 4 की पावर में कितना होगा फिर ये इस बार दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। नेट फील्ड एट बी, E1 का आंसर साफ साफ बड़ा है, क्योंकि E1 वाला चार्ज पास में रखा हुआ है। तो 3.6 × 10⁻⁴ में से 0.4 × 10⁻⁴ हटा दिया जाए, तो जो नेट फील्ड बी पॉइंट पे बची होगी वो ये आ वो ये वाली आ आई हैव इंटेंशनली कन्वर्टेड इनटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि अपन एक्सपोनेंट्स तभी सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब पावर सेम होती है, तो दैट्स व्हाई इट वाज नीडेड। तो एक बार वेक्टर एडिशन हो गया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया, अब वो सी वाले केस में रिजल्टेंट लगेगा। देखते हैं। दोनों केस क्लियर। डिस्टेंस हमेशा क्या लेना होता है, जिस चार्ज की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, है ना। सी पे पहले एरो बना है, देखो। हम्म। तो इसमें सारे पॉसिबिलिटीज आ गई, इसी क्वेश्चन में तीनों केस आ गए, ऐड सब्ट्रैक्ट रिजल्टेंट सब दे दिया उसको। ठीक है। Q1 की वजह से ये रहा है, ऐसा जाएगा, है ना। E1 वेक्टर ऊपर गया, और Q2 की वजह से इधर नीचे, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, है ना। ये E2 रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं, वो है पैरेललोग्राम टाइप का। तो भाई यहां कहीं निकलेगा वो, EC बोल देते हैं उसको अपन। तो वो फाइंड कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, लगाओ थोड़ा ज्योमेट्री। ये वाला एंगल बताओ क्यों। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नीचे की साइड ऐड करके पॉइंट वन क्वेश्चन ने दे रखा था। तो ये एंगल कितना निकल गया, 60। तो हमारे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120, लीनियर पे। अब लगा देते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला, E1 E2 पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले E1 E2 फाइंड करते हैं, दोनों के आंसर सेम होने वाले हैं, क्योंकि E1 वाला भी 0.1 मीटर दूर है और E2 वाला भी 0.1 मीटर दूर है, तो आंसर सेम आएगा, फिर रिजल्टेंट लगाते हैं। चलो पहले तो E1 E2 निकालें। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी E1 के लिए क्या क्या टर्म्स लेने होंगे, के क्यू, आर में इस बार 0.1 रहेगा, ये तो और भी इजी कैलकुलेशन हो जाएंगे।
9 इंटू 10⁻9, 10⁻−8 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1, 0.1 यानी कि ऊपर जाके 10। तो 9, 1, 2, 3 ये आ गया। 9000 E1, E2 भी सेम है, डिक्टो, यही का यही 9000, क्योंकि वही डिस्टेंस है, वही चार्ज है, वो भी सेम आएगा 9000। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है दो वेक्टर्स का? अंडर रूट ऑफ, हाँ, A² प्लस B² प्लस 2 AB कॉस, और अभी कितना कॉस, अब एंगल कितना हमारे पास, 1। लेट्स पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। कॉस 120, कॉस 120, बताओ भाई साहब। अभी अभी क्या कॉस 120 ट्रिग्नोमेट्री? हाँ जी, नहीं, कॉस 120 -½ ट्रिग्नोमेट्री पीछे नहीं छोड़ेगी कहीं पर भी। 9000 का स्क्वायर, एक और 9000 का स्क्वायर, 2 इंटू 9000, 9000 और -½ ये मेरा 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ना, 81, वी कुड हैव गॉन इन एक्सपोनेंट फॉर्म, वो भी कोई ऑप्शन, वो भी क्लियर ऑप्शन था। 81 के पास कितने जीरोस आएंगे, 6, प्लस 81, 6, और अगेन, अच्छा, माइनस साइन के साथ 81 एंड अगेन 6, तो वो एक तो कैंसिल ही हो जाएगा। एक टर्म तो पूरा पूरा हटा ही सकते हैं, ये लो गया, एक की 81 बचा, उसका आंसर खुद 9000 आ जाएगा, उसी का तो स्क्वायर करके आए थे। तो देर यू गॉट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी। ये आ गए हमारे तीनों पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड जो उन्होंने अपने से पूछे। यही क्वेश्चन स्क्वायर पे आ सकता था, जैसे भी ट्राइंगल में आया ना, इट कुड हैव बीन आस्क्ड इन द स्क्वायर फॉर्मेट, तो वही चारों पॉइंट से फाइंड करके निकालो, वैसा भी आता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है ना। तो वो वेक्टर सम से करना है, ले देके अपने को तो, ठीक है। ओके, क्लियर। तो इस क्वेश्चन ने काफी रेंज कवर करवा ली, मतलब काफी वर्कआउट हो गया। एक वो अपना जीरो रिजल्टेंट वाला केस भी अपन ने पहले, इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन लिया उससे हो गया। यहाँ से जनरेट हो ही जाएगा कितने मैटर में से ना।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ही वर्कआउट करते हुए कनेक्टिंग टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था ये वाला, लाइंस ऑफ फोर्स का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंटेक्स्ट में। इसको स्टेट करते हैं, लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है ना। देखो ऐसा माना जाता है कि, मतलब ऐसा कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव कर रही है तो 100% है कि वो पॉजिटिव चार्ज से किसी पॉजिटिव टर्मिनल से निकली होगी और कहाँ जा रही होगी, टुवर्ड्स अ नेगेटिव। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ टू साउथ का फ्लो रहता है ना, वैसे इसका फ्लो फिक्स है। अब डेफिनेशन में भी अपन क्या लिखने वाले हैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था ताकि स्टेटमेंट लिखते समय क्लियरिटी आए। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पाथ होते हैं जहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करके जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि हाँ वो नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा। तो ऐसे पाथ जिसपे कोई पॉजिटिव चार्ज विल टेंड टू मूव, सच पाथ आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स व्हाट, एक ऐसी लाइन जिसपे पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसकी तरफ मूव, किसके फोर्स पे आगे मूव करेगा, टुवर्ड्स अ नेगेटिव एंड, टुवर्ड्स अ नेगेटिव एंड, है ना। जब मैग्नेटिज्म पढ़ा था लास्ट 10th में, तो भी ये पढ़ाया जाता था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब वो लाइंस वेयर अ नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव, बिकॉज वो कहाँ जाना होता था, साउथ पे, ठीक है। तो वैसे ही स्टेटमेंट है इनकी। लेट्स सी, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is the curve along which a small positive charge would tend to move, would tend to move when free to do so in an electric field. In an electric field. Okay. एक वो याद आ रहा हो, पहले पढ़ा गया है कि ये ऐसे कर्व्स होते हैं जिनके ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है। ऐसा मैग्नेटिज्म में पढ़ा गया था 10th, कि मैग्नेटिक लाइंस वो होती हैं जिसपे टेंजेंट बनाने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे टेंजेंट बनाएंगे तो काय का डायरेक्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो इनको ऐसे भी स्टेट करते हैं, ये अपन बना लेते हैं और एक लाइन लिख देते हैं। ये डायग्राम बनाकर एक लाइन और डाल देते हैं, और ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिन पे टेंजेंट बनाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है। द
tangent, the tangent to them, the tangent to them at any point gives the direction of electric field at that point. Next, properties of electric field lines. पहला, these are, देखो ये प्रॉपर्टी वाला टॉपिक जो है ना वही एसर्शन रीजनिंग और एमसीक्यूज में काम आए. These are continuous smooth curves. ये बीच में से कहीं टूटे नहीं होते हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं होता, ये कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स होते हैं. ठीक है. दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. ये भी हमने बात करी थी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव की तरफ फिर ट्रैवल करती है. क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती है, रिटर्न नहीं आती पॉजिटिव की तरफ, यानी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है. मैग्नेटिक फील्ड बनाती थी ना, तो याद आ गया ना. नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड और साउथ से नॉर्थ वापस, दे डू नॉट कम बैक, वो नेगेटिव पे जाके खत्म. दे कैन नॉट, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. ओके. फिर एक और पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा आई गेस. नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर. यस, नो टू फील्ड लाइंस, नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर. इसका रीजन बड़ा जरूरी है. अगर रिकॉल हो रहा हो तो बताना. नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर. एक ही टाइम पर, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं. ठीक है. इफ दे इंटरसेक्ट, देयर विल बी टू टेंजेंट्स, two tangents at the intersection, and hence two directions
of electric field at same point, which is not possible. Which is not possible. है ना? तो दिस कुड बी आस्क्ड एज अ रीजनिंग. ठीक है. अगली प्रॉपर्टी पेपर में आ चुकी है, क्योंकि इसको भी कवर करते हैं ध्यान से. नेक्स्ट वाली भी आ चुकी है पेपर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी चार्ज से निकलती है या चार्ज में जाती है तो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलरली आती या जाती है. यानी कि तो जब भी किसी चार्ज में से कोई फील्ड लाइन बाहर निकलेगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी. हर जगह से, हर जगह से परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता, एंड सो ऑन लाइकवाइज. ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं. दीज लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल. नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर. आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है. फाइन. We have some more properties to cover up, around 4 or 5 more properties that will be taking up in the next session.